वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज जिस मज़ेदार चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। यार, ये चैप्टर मोस्ट डिमांडेड चैप्टर है, तो चलो इस चैप्टर को प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। यार, इस पार्ट में तो वैसा प्रैक्टिकली चीज़ का यूज नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकली चीज़ का यूज होगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए रेडी रहना। भाई, चैप्टर के टाइटल को देखते ही हमारे अंदर एक क्वेश्चन उठ जाता है कि यार ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या। यार, वैसा काम, वैसा बेसिक काम जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, हर जंतु करता है जिंदा रहने के लिए और अपने शरीर के मेंटेनेंस करने के लिए। मेंटेनेंस मतलब शरीर में यदि कोई अंग कट पिट गया, डैमेज हो गया, तो उन सब का रिपेयर करने के लिए। दो चीज़ याद रखना, जिंदा रहने के लिए और शरीर का मेंटेनेंस करने के लिए जो काम हर जंतु करता है उसे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे खाना खाना, खाना नहीं खाओगे तो जिंदा ही नहीं रहोगे। सांस लेना, सांस नहीं लोगे तो जिंदा ही नहीं रहोगे। तो ये सब बेसिक लाइफ प्रोसेस है यार। लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स फील्ड में हार्ड वर्क करते हैं, तो उन सब के काम करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो ये एनर्जी आता कहाँ से है भाई? ये सब एनर्जी फूड से आता है, मतलब खाना से आता है। तो खाते हैं, उसी से हमें एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी से हम लोग काम सब करते हैं। तो सबसे पहला काम हुआ खाना खाना और उस खाना से न्यूट्रिएंट्स निकालना, जिसे न्यूट्रिशन भी कहते हैं। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देख लो। द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड फॉर आवर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस से हम लोग खाना से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं ताकि हमारा शरीर उन न्यूट्रिएंट्स का यूज हमारे शरीर के डेवलपमेंट, ग्रोथ और शरीर के मेंटेनेंस में यूज कर सके। अच्छा, तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसी से हम लोग बढ़ते हैं, इसका मतलब जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा? अरे नहीं भाई, कोई भी चीज़ का लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि आज ही से खाना खाने में टूट पड़ो। भाई, धरती बहुत बड़ा है और इस धरती में अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अलग अलग जीव जंतु रहते हैं। अलग अलग जीव जंतु का खाना बनाने का प्रोसेस अलग अलग रहता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस अलग अलग रहता है। इस धरती में कुछ ऐसे जीव हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब से अपना खाना बना लेते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे चतुर लोग हैं ना जो इन प्रोड्यूसर्स को ही खा जाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स का जितना भी खाना होता है वो इनका पेट में चला जाता है और ये अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास अपना खाना बनाने का औकात भी नहीं है। तो यार, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, उसे ऑटोट्रोफ्स कहते हैं और इस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हाँ, वैसा प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे ऑटोट्रोफ्स कहते हैं और इस न्यूट्रिशन के टाइप को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यार, मैं तुम्हें इसका टेबल बना के दिखाता हूँ ना। सबसे पहला टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो सबसे पहला टाइप है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। ये अलग बात है कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इस सब से डिपेंड रहते हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते। न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ना भाई, वो थोड़ा आलसी रहते हैं। ये लोग अपना खाना बनाते ही नहीं, वो ऑटोट्रोफ्स पर डिपेंड रहते हैं कि हाँ, इनसे हमें न्यूट्रिशन मिल जाएगा, हमें खाना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स आ जाते हैं और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स आ जाते हैं। कुछ प्लांट्स भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम एनिमल्स रहते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का भी 3 टाइप होता है भाई। पहला टाइप का नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यार, इसमें हम लोग आ जाते हैं, ह्यूमन बींग आ जाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं, जिसमें कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट्स खुद में आ जाता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये उतना चतुर नहीं होता है भाई, ये सीधा साधा रहता है। ये
सड़ा गला चीज़ से अपना खाना बना लेता है और बेचारा खा जाता है, दूसरा को मारता नहीं है। जैसे कि फंगी देख लो। तुम एक दिन क्या करना, रोटी को ऐसा ही रख देना, तो जब तक वो रोटी ठीक रहेगा तब तक वो ठीक रहेगा, लेकिन जब वो रोटी सड़ने टाइप से लगेगा ना तो उसमें फंगी आ जाएगा। देखोगे वहाँ वाइट वाइट टाइप से थोड़ा छोटा छोटा फंगी आ जाएगा। तो ये सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो लोग सड़ा गला चीज़ से ही अपना खाना खा लेते हैं। यार हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जो थर्ड टाइप है ना, इस टाइप में जो जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। इस न्यूट्रिशन का नाम है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यार ये इतना चतुर होते हैं ना कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे अपना खाना उससे ले लेते हैं। बहुत चतुर, बहुत खिलाड़ी होते हैं। ये तो होलोजोइक न्यूट्रिशन से भी चतुर निकला। होलोजोइक न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म तो पूरा ऑर्गेनिज्म को ही खा जाता है, उसे ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है ना, इसे कोई अलग करना नहीं पड़ता। ये सिर्फ न्यूट्रिशन को खाता है, ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता, सिर्फ न्यूट्रिशन को खाता है। इसे बना बनाया न्यूट्रिशन मिल जाता है और मस्त रहता है। ये उसको मारता नहीं है लेकिन तड़पाता बहुत है भाई। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आ गया ना यार, वो बहुत तड़पेगा। और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आता है उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं, होस्ट प्लांट या फिर होस्ट एनिमल। एग्जाम्पल में जूं देख लो, तुम्हारे सिर में जो छोटा छोटा जानवर होते हैं ना वो भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का ही होता है। एक प्लांट होता है अमरबेल। यार हमारे खेत के चारों ओर खेत का प्रोटेक्शन के लिए प्लांट्स लगाया हुआ है ताकि उसमें कोई एनिमल ना आए और हमारे खेती को नुकसान ना पहुंचाए। यार उस प्लांट के ऊपर ना इतना ज़्यादा अमरबेल आ गया है ना, वो प्लांट ही नहीं दिखता, चारों तरफ अमरबेल दिखता है। हमारी तरफ इस अमरबेल को बंदा कहते हैं, बांदा। तो ये उस प्लांट को तड़पाता है, मारता नहीं है, तड़पाता है। उसका खाना को खुद छीन लेता है और उसे कमज़ोर बना देता है। यार बहुत जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो लोग अपना खाना कैसे बनाते हैं। हम लोग तो पढ़ लिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके बनाते हैं। यार तो खाना कैसे बनाते हैं? यार वो जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयरिंग फूड होता है। तो लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो यार हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल का यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन। भाई देखो यार, ज़मीन से तो प्लांट को H2O मिल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रहा है। यार मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि प्लांट्स का फूड लीफ के साथ में स्टेम में भी बनता है, क्योंकि जब प्लांट का पत्ता झड़ जाता है तो उस समय प्लांट का तना ही खाना बनाता है। अब देखो प्रोसेस क्या होता है। देखो यार, ज़मीन से तो प्लांट को पानी मिल जा रहा है, जो लाइट होता है वो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर देता है। उसके बाद होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है यार, ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, जो हाइड्रोजन बचता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तुम्हें पता है ना एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। हाँ, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन रिजेक्ट करता है और बन जाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज को प्लांट अपना फूड के रूप में यूज करता है। प्लांट में सबसे पहले लाइट रिएक्शन होता है, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन बचता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके C6H12O6 बना लेता है और प्लांट का खाना बन जाता है। यार ये रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 6CO2 प्लस 12H2O। मैं यह 6 और 12 यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिख रहा हूँ। ये दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। देखो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और ग्लूकोज बनाता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और थोड़ा मोड़ा पानी
प्लांट के लिप से बाहर निकलता है, जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर से बाहर निकलता है। यार तुम्हारे किताब में भी 3 स्टेप जो दिया हुआ है ना कि प्लांट का खाना कैसे बनता है, वो 3 स्टेप ज़रूर से याद कर लेना। यहाँ पर तुम्हें वो तीनों स्टेप दिख रहे होंगे। तो ये है ऑटोट्रॉफ्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना इसी प्रोसेस के द्वारा बनाता है। यार ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का प्रोसेस तो हम लोग कल देखेंगे, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बता रहा हूँ। देखो यार, ये सब जितना भी काम है ना, ये सब क्लोरोप्लास्ट में होता है। कैसे होता है देखो, ये पत्ता है ना, तो यार पत्ता में छोटा छोटा छेद होते हैं, ये तो तुम्हें पता है। हाँ यार, नीचे साइड से, जिसे स्टोमेटा भी बोलते हैं। हाँ वही, सेम टू सेम। तो स्टोमेटा जो होता है ना यार, स्टोमेटा तुम लोग स्टोमाटा बोलते हो या फिर स्टोमेटा। तब स्टोमेटा जो होता है वो 2 गार्ड सेल्स के बीच में होता है। ये दोनों गार्ड सेल हैं, तो बीच में जो होल है वो स्टोमेटा है। तो ये 2 गार्ड सेल है ना, इन गार्ड सेल के ऊपर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हाँ भाई, इसी गार्ड सेल के ऊपर में छोटा छोटा क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ना, बूंद बूंद, हाँ वही है क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो स्टोमेटा है, इसी से गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब जब ज़रूरत पड़ता है तो CO2 अंदर जाता है, जब ज़रूरत पड़ता है तो इससे O2 बाहर आता है। कभी कभी इसी स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन भी होता है। मतलब प्लांट में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो इसी स्टोमेटा से निकलता है। तो चलो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यार क्लोरोप्लास्ट का ना 2 मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन, दूसरा आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाली थाली जैसा शेप में एक के ऊपर एक रखा रहता है। ये जो थाली थाली जैसा शेप दिख रहा है ना, इसे थाइलाकोइड कहते हैं। और ये थाली थाली वाला शेप एक साथ मिल गया तो इसे ग्रेनम कहते हैं। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से कनेक्टेड रहता है। भाई ये जो ग्रेनम है ना, इसके बाहर में स्टोरमा होता है, जो फ्लूइड टाइप से होता है। तो ये जो ग्रेनम है, मतलब ये थाली थाली जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, थाइलाकोइड, तो इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखना, इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी थाइलाकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अलग होता है। इसके बाद ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन जो रहता है वो स्टोरमा में चला जाता है, और स्टोरमा में डार्क रिएक्शन होता है। स्टोरमा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिलकर C6H12O6 बना लेता है, यानी ग्लूकोज बना लेता है, और उसका खाना बन जाता है। यार अब एक प्रॉब्लम ये है कि यदि हमेशा स्टोमेटा खुला रहे तो उसमें से तो ट्रांसपायरेशन हमेशा होता रहेगा। ऐसे में तो प्लांट का जितना भी पानी है वो तो ख़त्म हो जाएगा, प्लांट हार जाएगा कि भैया छोड़ दो। तो ट्रांसपायरेशन के अमाउंट को रोकने के लिए ज़रूरत पड़ने पर स्टोमाटा बड़ा होता है और ज़रूरत पड़ने पर स्टोमाटा छोटा होता है। इसे बड़ा छोटा करने का काम गार्ड सेल करता है। दिन में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत होता है, क्योंकि दिन में इसे खाना बनाना होता है। तो दिन में गार्ड सेल फूल जाता है और स्टोमेटा को बड़ा कर देता है, और रात टाइम में यह सिकुड़ जाता है और स्टोमेटा को छोटा कर देता है। यार कभी कभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, वो ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट में ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है, तो ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस प्लांट के लिए ज़रूरी भी है, फ़ायदा भी है, और प्लांट के लिए खराबी भी है, बेकार भी है। तो कैसे ज़रूरी है और कैसे बेकार है, चलो इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेना। देखो यार, ये पत्ता है ना, ख़राब कैसे है वो अभी मैं जान रहा हूँ। देखो यार, कितना मेहनत से प्लांट जड़ से पानी को खींचता है और दे देता है पत्ता को, लेकिन यार ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के द्वारा ना 90% पानी पत्ता से बाहर चला जाता है, सिर्फ 10% पानी ही बचता है, और इतना पानी से ही इसके लिए खाना बनता है। यदि ज़्यादा पानी से इसके लिए खाना बनता तो प्लांट का ज़्यादा ग्रोथ हो सकता था। ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के चलते इसका ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है, इसका डेवलपमेंट थोड़ा कम हो रहा है। अब इसका फ़ायदा देखो कि इससे फ़ायदा क्या है। देखो यार, प्लांट में ट्रांसपायरेशन जितना होगा, जितना पानी का खपत होगा, जितना पानी सूखेगा, उतना ज़्यादा पानी को प्लांट धरती से खींचेगा। जब पानी को प्लांट धरती से खींचता है ना, तो पानी के साथ पानी सिर्फ नहीं आता, पानी के साथ मिनरल्स भी आता है। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से तो सिर्फ पानी ही ना उड़ता है, मिनरल्स थोड़े ना उड़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा पानी ट्रांसपायरेशन होगा उतना ज़्यादा पानी खिंचाएगा, जितना ज़्यादा पानी खिंचाएगा तो उतना ज़्यादा मिनरल्स खिंचाएगा और प्लांट का ग्रोथ होगा। अगला पॉइंट ये है कि प्लांट में जब ट्रांसपायरेशन होता है ना भाई, तो प्लांट को थोड़ा राहत फील होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, प्लांट से हीट रिलीज होता है।
हमारे अंदर से गर्मी में जब पसीना निकलता है तो कैसा फील होता है, तो वैसा ही फील प्लांट को भी होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी प्लांट से बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो धरती के बाहर तो नहीं ना निकलेगा, ऐसा नहीं कि वो निकल के मार्स में चढ़ जाएगा, वो अर्थ में ही रहेगा। अर्थ में ही रहेगा तो अर्थ में क्लाउड बनाएगा, बारिश होगा, जिससे कि हमारा वाटर साइकिल में बढ़ोतरी होगा। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। यार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 10 दोस्तों के साथ ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिकली पढ़ाई का फ़ायदा मिल सके। तो चलो बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में। यार पार्ट 2 थोड़ा प्रैक्टिकली होगा, इसलिए थोड़ा मज़ेदार भी हो जाएगा।